Hello, my dear students. How are you all? And welcome on WS Academy. In today's most of the national newspapers, especially the Hindu, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है जिसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट्स ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, आप सबको पता है जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कुछ पॉइंट्स इसमें है जो आपको आपके सामने डिस्कस करूंगी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इलेक्शन कमीशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंडर इस बॉडी को दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, लिखा गया है इस बॉडी के बारे में. सो इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया के लिए. क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है. क्या है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. राइट? ओके. तो वो डेमोक्रेसी क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि लोग यहाँ पे चुनते हैं डायरेक्टली, अपने जो है पार्टिसिपेट करते हैं वोट्स के थ्रू, जो है चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो वो जब वो चुनाव होता है, जब वो इलेक्शन होते हैं, तो वो फ्री और फेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तब जाके हम बोलेंगे कि इट्स अ रियल डेमोक्रेसी हेयर. तो अब अगर यहाँ पे इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इलेक्शंस कौन कराता है? उन इलेक्शन के डेट्स, इलेक्शन सिंबल्स, ठीक है, वो कौन कराता है? और जो मेथड उनका जो पूरा इंतज़ाम कहाँ से क्या करना है. तो इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारे आर्टिकल 324 में दिया गया है. तो जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया है. ठीक है. अब यहाँ पे बात आती है जो इलेक्शन कमीशन है. पहले हमारे पास सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था. ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन कुछ साल बाद फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया. ठीक है. और आपको यहाँ पे भी मैं एक और बात बताऊं कि यहाँ पे कौन वोट कर पाता है. यहाँ पे इंडिया में यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी अडल्ट है यहाँ पे वो वोट देगा. जो भी 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबो है, ही हैज़ राइट टू वोट. चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, जो भी 18 ईयर्स से अबो होगा वो वोट कर सकता है. ठीक है. तो पहले वोटिंग एज इंडिया में रखी गई थी 21 ईयर्स, लेकिन उसके बाद उसको चेंज करके 18 ईयर्स रखा गया. ठीक है. तो जब वोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी मल्टी मेंबर बना दिया गया. मतलब अब इलेक्शन कमीशन में एक से ज़्यादा मेंबर्स रख दिए गए. तो अगर हम अभी की बात करेंगे या कुछ साल पहले से बात करेंगे क्या सिनेरियो है, तो हमारे इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हुआ करते हैं. ठीक है. तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है. तो अब बात होती थी कुछ जो ये तरीका था इनको अपॉइंट करने का, या क्वालिफिकेशन के बारे में, या स्टेबिलिटी ऑफ टेनर के बारे में, तो वो ठीक से नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. उसको चेंज करने की ज़रूरत थी. जैसे कि क्वालिफिकेशन कोई नहीं थी. ठीक है. क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई थी. अच्छा, इनको जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं थी. ठीक है. कुछ नहीं लिखा गया था उसके बारे में. तो ये ठीक करने की ज़रूरत थी. अब इसके लिए क्या किया गया? देखो, जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जो है हमारी कंट्री में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट है ना. सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी मार्च में. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी मार्च में. वो क्या जजमेंट थी? इसी के रिलेटेड दी थी. ये यहाँ पे देख लीजिए. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जजमेंट ऑन मार्च 2 इन्होंने क्या किया था? डायरेक्टेड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. चीफ इलेक्शन, आपको याद रखना है अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमीशन को कौन, इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. कौन? प्रेसिडेंट. ही इज बीइंग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करेगा? उसको एडवाइस करती है एक कमेटी. एक कमेटी उसको नाम भेजती है, तो उसको अपॉइंट करना पड़ता है. और ये जो चीफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट तो इलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को, लेकिन उसको एडवाइस कौन करेगा? उसको एक कमेटी एडवाइस करेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और जो लीडर ऑफ लोकसभा है, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 का नाम दिया था. बोला था कि जो नाम सजेस्ट करेंगे इनके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, वो होगा प्राइम मिनिस्टर,
दूसरा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड तीसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये 3 लोग जो है ये एक कमेटी बनाएंगे, इस कमेटी में यही 3 लोग होंगे और ये आगे नाम फॉरवर्ड करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन पार्लियामेंट में एक बिल लाई गई, ठीक है, रिसेंटली पार्लियामेंट में इस रिलेटेड एक बिल लाई गई जिसमें कुछ चेंज किया गया था। क्या चेंज किया गया था? देखो, Article 324 of the Constitution contains a provision for such a law to be enacted by the Parliament। तो आर्टिकल 324 बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर इस रिलेटेड कोई भी लॉ हमें बनाना होगा तो वो पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी, वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये 5 जज बेंच था, इसमें 5 जजेस थे। उन्होंने एनानिमस जजमेंट दिया था, 5 के 5 ने ये बोला था कि एक कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा जो एक नाम सजेस्ट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इंट्रोड्यूस की एक बिल राज्यसभा में इसी वर्डिक्ट के बाद। वो बिल, उस बिल में क्या दिया गया है, उस बिल में बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट बोली कि प्राइम मिनिस्टर होगा कमेटी में, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव किया गया, रिप्लेस किया गया और वहाँ पे रखा गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तीसरा मेंबर, लेकिन इस बिल में बताया गया एक कैबिनेट मेंबर होगा। तो इस बिल में रखा गया कि जो एक कमेटी होगी जो नाम सजेस्ट करेगी, जो हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी होगी, उसमें इस बिल में रखा गया कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा और इसमें एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर भी रूलिंग पार्टी का है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर, ये भी इसी का बंदा है। अब एक रहा यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब ये दो अगर आप बोलेंगे, ये दो अगर किसी कोई नेम सजेस्ट करेंगे तो मेजॉरिटी 2 की हो गई, 2:1 रेशो, तो ये बेचारा क्या करेगा। तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि बोला गया था कि अगर रूलिंग पार्टी को ज़्यादा इख्तियार दिया जाएगा कि अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जो नाम सजेस्ट करेंगे, तो अगर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ना तो वो ये बैलेंस्ड कमेटी रहेगी। लेकिन इन्होंने बिल में रखा गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होगा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो रूलिंग पार्टी का ज़्यादा यहाँ पे हाथ दिखता है, तो ये सही नहीं लगता है और उसको क्रिटिसाइज किया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस पैराग्राफ में, इस आर्टिकल में ये लिख के रखा गया है। ठीक है, तो बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कमिटीज़ आज तक बिठाई गई और जिन्होंने भी बोला था कि हमें इस मेथडोलॉजी को सुधारना चाहिए। जैसे टारकुंडे कमेटी अपॉइंट की गई थी, जैसे यहाँ पे लिख के हैं, आप देख लीजिए, वीएम टारकुंडे कमेटी बनाई गई थी इन 1975। दिनेश गोस्वामी कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। ठीक है, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने, ठीक, 1990s में। उसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी 4th रिपोर्ट में 2009 में जो है रिकमेंडेशन दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं इनको एक ब्रॉड बेस्ड जो है रिकमेंडेशन के बाद ही, एक कमेटी के बाद ही इनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बार इस पे बात उठी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली जब इस साल जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए लेकिन जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उन्होंने एक बिल जो है
इंट्रोड्यूस की थी, और उसको उसमें उनने CGI को रिप्लेस किया था विद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन हेल्ड टू बी रिलायबल, रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जिसमें लोग ट्रस्ट करें और वोट दें, ठीक है। क्योंकि वोटिंग जो है, इलेक्शंस जो है, वो होती है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जो गवर्नमेंट क्या काम करती है। अगर उन्हें अच्छा काम किया तब जाके 5 साल के बाद लोग उनको फिर से वोट करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। तो एक परसेप्शन बन गया है कि रूलिंग पार्टी का इसमें ज़्यादा हाथ है, तो इससे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ऑटोनॉमी पे असर हो रहा है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो बोला जाता है कि ऐसे हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो डेट फिक्स करता है इलेक्शंस के। वो गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देता है कि क्या क्या पॉसिबल है। वो इलेक्शन सिंबल्स इनको प्रोवाइड करता है पार्टीज़ को, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, वो लगाता है। तो ये सारे काम होते हैं इलेक्शंस के, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कराता है? ये एक तो लोकसभा इलेक्शन कराता है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लोकसभा इलेक्शन कराता है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कराता है किसी भी स्टेट के, ठीक है। ये तो हो गए ओवरऑल कंट्री में, नेशनल लेवल, ठीक है। किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कराने होते हैं ना, लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराने होते हैं, वो कराता है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन यही कराता है। ये 4 इलेक्शंस कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो लोकसभा इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन की, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। अब एक बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है और आप गलत करते हो। जो पंचायत्स होती है ना, पंचायत्स और म्यूनसिपलिटीज़, इन दो के इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो कौन कराता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। हर स्टेट में इलेक्शन कमीशन होता है। जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसने 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई, 74th से म्यूनसिपलिटीज़ का चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया। उनमें एक आर्टिकल है, रखा गया है, जो हमें बोलता है स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो हर 5 साल के बाद पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन कराएगा, ठीक है। रेगुलरली जो है पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शन जो होता है ना, इसके थ्रू लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है फिर डिसीजंस लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव का कोई ज़्यादा रोल और दबाव नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए इस जो इलेक्शन कमीशन इस टाइम पे टॉपिक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको इन डिटेल्स जो है स्टडी कर लीजिएगा, कौन कौन सी कमेटी आज तक बनाई गई, उनने क्या रिकमेंडेशन दी है, कौन से आर्टिकल्स के साथ डील करते हैं, और इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, ये भी आप इन डिटेल पढ़ लीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।